उत्तर प्रदेश मोहनलालगंज संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद कौशल किशोर मौजूदा समय में मोदी मंत्रिमंडल में आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कौशल किशोर अनुसूचित जातियों में गहरी पैठ रखने वाले नेता माने जाते हैं। यह परख महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ ही पार्टी के एससी विंग के राज्य अध्यक्ष भी हैं। इनको सामाजिक न्याय के मुद्दों से संबंधित सक्रियता के लिए राष्ट्रव्यापी मान्यता प्राप्त है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही शख्सियत कौशल किशोर के बारे में। उत्तर प्रदेश शहर लखनऊ काकोरी ग्राम बेगरिया खेड़ा निवासी स्वर्गीय कल्लू प्रसाद एवं स्वर्गीय पार्वती देवी के घर इनका जन्म 25 जनवरी 1960 को हुआ। इनका शुरुआती जीवन काफी संघर्षों भरा रहा। साल 1984 में इन्होंने विधिवत राजनीति में कदम रखा। साल 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और इसी साल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मोहनलालगंज संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी के आर के चौधरी को हराकर भारी मतों से जीत हासिल की और पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। प्रचार के दौरान ही अमित शाह ने जनता से कहा था, आप इनको वोट देकर संसद पहुंचाएं, मैं मंत्री इनको बनाऊंगा। साल 2019 लोकसभा चुनाव में मोहनलालगंज संसदीय सीट से दोबारा जीत हासिल की। 7 जुलाई 2021 को नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको जगह मिली और आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री के रूप में इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। जातिगत समीकरणों के तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। ये हमेशा गरीबों और मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे। तो आइए आज अपने खास प्रोग्राम शख्सियत में बात करते हैं आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर से। कौशल किशोर जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप नवनियुक्त मंत्री बने हैं केंद्र सरकार में, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं इसको आप अभी? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मुझे आवासन एवं शहरी विकास कार्य मंत्री राज्य मंत्री का दर्जा दिया बनाया है और पूरे देश के अंदर जो भी शहरी क्षेत्र हैं, चाहे नगर निगम हो या नगर पालिका या टाउन एरियाज, उसमें लोगों को आवास उपलब्ध कराना, साथ में शौचालय भी उपलब्ध कराना और यहाँ तक कि जो है CPWD भी उसी डिपार्टमेंट पे है, NBCC है, मेट्रो है। तो ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और मैं समझ रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने हमको देने का काम किया है। एक बड़ा मंत्रालय है और इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलाने का काम भी इसमें हम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, उसके लिए कोई विशेष योजना है जल्दी से स्मार्ट सिटी यूपी में चालू हो जाए? 100 शहर पूरे देश में स्मार्ट सिटी चुने गए, लेकिन उनको चुनने में जो है 3 साल लगे। ठीक है। अब वो स्मार्ट सिटी बनाने में हमारे यूपी के 10 शहर चुने गए हैं स्मार्ट सिटी में। लखनऊ भी हमारा उसमें है। इसमें सीवर लाइन डालना, पानी पीने के लिए घरों तक पहुंचाना, कचरा मुक्त शहर बनाना। तो इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने एक 1 अक्टूबर को मिशन अलग से शुरू किया और उसके लिए अमृत 2.0 योजना और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 योजना को लॉन्च करने का काम किया, जिसके तहत जो है बहुत पैसा देने का काम किया, बजट बहुत बड़ा देने का काम किया। इसमें हमें शहरों को कचरा मुक्त करना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाने हैं। जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत, अमृत योजना के तहत करीब 500 शहर पहले चुने गए थे और अब जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत सब मिलाकर के करीब 4700 शहर इसमें चयनित किए गए हैं और इसको 2023 तक पूरी तरीके से कचरा मुक्त कर दिया जाएगा और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, पीने के पानी तक के भी उनके घरों तक के पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये स्मार्ट सिटी भी 2023 तक
पूरी बन करके कंप्लीट होनी है। नशा मुक्ति में आप बहुत बड़ा योगदान करते थे, अभी भी आपको नशा मुक्ति का जो अभियान है वो लगातार चालू है। देखिए, मेरा खुद का बेटा आकाश किशोर उर्फ जेबी नशे की चपेट में आ गया लोगों की, हम लोग जान नहीं पाए, और जब जाने तो इलाज कराए, देर हो चुकी थी, उसका लीवर डैमेज हो गया और विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी डेथ हो गई। उसका छोटा बच्चा है, अब 3 साल का हो गया, उसकी पत्नी हम काम किए हुए हैं, और उसकी चिता में आग लगाते समय हमने ये निर्णय लिया था कि मैं अपने बेटे को तो नहीं बचा सका, लेकिन दूसरों के बच्चे नशे की वजह से ना मरे, इसलिए अगर मेरे बच्चे की दोस्ती नशा न करने वालों की दोस्ती होती तो आज जीवित होता। तो नशा शुरू कहाँ से होता है, मैं उन बच्चों को रोकना चाहता हूँ जो नशा की दुनिया में जा सकते हैं। इसलिए नई पीढ़ी के वो लोग जो 8 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, इनके बीच के जो लड़के हैं जो नशा नहीं करते या नशे की शुरुआत कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को नशे से बचने के लिए नशा न करने का संकल्प कराते हैं। उसके लिए हमने ट्रस्ट बनाया है, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का ट्रस्ट, और इसके तहत अब तक के जो है करीब करीब पूरे देश में लगभग 10 लाख के आसपास लोग संकल्प ले चुके हैं। ये पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर यह आंदोलन शुरू हो चुका है। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के करीब 71 लाख लोग पूरी दुनिया में जुड़े हैं, वो भी इस आंदोलन से जुड़ गए हैं। साहित्य संगम संस्थान के करीब 6,500 कवि और कवयित्री अब नशे के खिलाफ गीत गाने लगे हैं, गीत लिखने लगे, वो इस आंदोलन से जुड़ गए हैं। तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम कॉलेज के लोग, व्यापारी लोग, टीचर्स, सब लोग इस आंदोलन से तेज़ी से जुड़ रहे हैं, और सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी इससे जुड़ रहे हैं। अब इसके लिए जो है हमारा ये है कि सन 2022 तक आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे, 15 अगस्त। उस समय तक हम 75 लाख लोगों को, हिंदुस्तान के नई पीढ़ी के बच्चों को संकल्प करा देना चाहते हैं कि वो अपने जीवन में कभी नशा ना करें, और हर महीने कम से कम एक व्यक्ति को और इस आंदोलन से जोड़े, तो वो हर महीने दूने होते चले जाएंगे। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा साल नहीं लगेंगे, थोड़े सालों के अंदर ही 2, 3, 4 साल के अंदर अंदर पूरे देश के 75% लोगों को इस आंदोलन के जरिए नशा मुक्त करा देने का काम करेंगे, और जो किसी भी प्रकार का नशा नहीं लेंगे और नशे के नए कस्टमर नहीं बनेंगे, तो नशे की दुकानें अपने आप धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नज़दीक है, और आने वाला चुनाव को देखते ही कहा जाता है कि विस्तार हुआ है। आप दलित समाज से आते हैं, कितनी बड़ी चुनौती है आने वाला समय जो आपका चुनाव देखते हैं इसको? देखिए, ये अलग बात है कि मैं एक अनुसूचित जाति के समाज में, पासी समाज में पैदा हुआ, लेकिन जो मेरी सोच है वो सभी लोगों के लिए है, मानवता के लिए मेरी सोच है, और इसलिए जो भी मैं बात करता हूँ, इंसानों की बात करता हूँ, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने की बात करता हूँ। कोरोना काल में आपकी चिट्ठी बड़ी फेमस हुई थी, उस समय स्थिति पूरे देश की बड़ी विकट थी, आपका गुस्सा होना भी लाजमी है। कुछ गुस्सा शांत हुआ है, कुछ शिकायतें जो अधिकारियों से थी वो ठीक हुई हैं? देखिए, जो हमारी सरकार है वो उसका एक ही उद्देश्य था, है और रहेगा, गुड गवर्नेंस, मतलब अच्छी सरकार चलनी चाहिए, और लोगों को बेहतरी के लिए सरकार हमारी है। जब अधिकारी कभी कभी नहीं सुनते हैं तो उनके खिलाफ बोलना पड़ता है, जब वो गलत काम करने लगते हैं तो उनके खिलाफ बोलना पड़ता है। और जब भी मैं बोला, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को संज्ञान लिया और तत्काल उस पर कार्रवाई की। ऑक्सीजन गैस के मामले पर भी मैंने जो बात बोली, वो ऑक्सीजन गैस प्लांट के जो मालिक थे वो लोगों को प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे। इस पर जब मैंने जांच की और बात की तो फिर उनकी बात निकल करके आई, वो अधिकारियों पर डालते थे। अधिकारियों से मैंने बात कहा, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमने नहीं रोका। तो गैस प्लांट के मालिक के खिलाफ जब मैंने इस संबंध में बोला, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने 300 ऑक्सीजन गैस प्लांट लगा रहे हैं, और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ऑक्सीजन गैस के प्लांट लग रहे हैं। हमारे लखनऊ में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ऑक्सीजन गैस प्लांट लग रहे हैं, जिसमें हमने और मलियाबाद की विधायक जयदेवी कौशल जी ने भी उसमें पैसा देने का काम किया निधि से, 2 ऑक्सीजन गैस प्लांट के लिए उसमें भी सहयोग किया।
तो इस तरह आप जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगी तो सबको मिलेगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हर तरीके की तैयारी की है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, इसके लिए उनको धन्यवाद भी देता हूँ। और अब सही तरीके से लोग काम कर रहे हैं और जो भी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाती है वो तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं, उसको संज्ञान लेने का काम करते हैं। अखिलेश जी तो कहते हैं कि सारे उन्हीं के काम के फीते काटे जा रहे हैं, उन्हीं काम का उद्घाटन हो रहा है। अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में जिंदा लोगों के लिए काम नहीं किया, मुर्दा लोगों के लिए काम किया। उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री केवल कराई। हमारी पार्टी का एक भी लीडर या मुख्यमंत्री जी या कोई मंत्री या कोई जनप्रतिनिधि कब्रिस्तान में बाउंड्री जो खींची गई उसका जो है फीता काटने नहीं गया। हमारी सरकार जो है सारी योजनाओं को खुद लाई है और उनको लागू करने का काम कर रही है। जनता को पूरी तरीके से उनको सुख सुविधाएं देने का काम कर रही, ज़रूरत की चीज़ें उनको उपलब्ध कराने का काम कर रही है। 8 घंटे बिजली गांव में नहीं मिलती थी अखिलेश यादव जी की सरकार में, और बिन पैसे दिए कनेक्शन नहीं मिलता था। पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर सब लोगों को बिजली के कनेक्शन मुफ्त में दिए गए। आज 50 करोड़ जनता को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त में इलाज मिल रहा है। लोगों को, किसानों को 6,000 रुपये साल में मिल रहा है। लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। क्या अखिलेश जी ने किया? अखिलेश जी ने केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का काम किया। जितना पैसा उन मुर्दों की बाउंड्री बनाने में लगा, अगर उतने पैसे से केवल अल्पसंख्यक समाज के लोग जो गरीब हैं, जिनके आवास नहीं, अगर वो उनको दे देते तो उनके सबके आवास बन जाते। और इसलिए अखिलेश जी जो भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए वो सब उलूल जुलूल की बातें कर रहे हैं। वो उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्होंने बोल दिया 400 सीटें जीत के आएंगे। उन्हीं की पार्टी के लोग उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, और उनको जो उनकी पार्टी के वर्कर्स को जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो सारी सुविधाएं मिलने के कारण उनका वोट भी बड़े पैमाने पे बीजेपी में आने वाला है और बीजेपी को मिलेगा। अभी उन्होंने बोल दिया था कि जो है अखिलेश जी ने कि ये बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगाना है, बीजेपी की वैक्सीन है। तो खुद उन्होंने लगवाया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी लगवाया। उनके इस बात के कहने पर उनकी पार्टी के तमाम लोग नहीं लगवाए, कुछ लोगों की जान चली गई, उसके जिम्मेदार वो हैं। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन अपने देश में बनाई। आज 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई है। ये देश के प्रत्येक व्यक्ति को बचाने की वैक्सीन है। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाया है। प्रधानमंत्री जी के कहने पर देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मात्र किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। मैं समझ रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी मानवता के लिए नहीं बोले, मानवता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी खींच मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में जनता इसका उनको परिणाम देगी। मायावती जी कहते हैं कि भाजपा दलित विरोधी पार्टी है। बहुत गलत बोल रही हैं वो। मायावती जी की 4 बार सरकार रही, और भाजपा अगर दलित विरोधी पार्टी है तो 3 बार उनको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया। मात्र 67 सीटें उनके पास थी एमएलए की 1995 में, और जब भारतीय जनता पार्टी 176 सीटों से उनको समर्थन करके एक दलित समाज की महिला को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, ये श्रेय जो जाता है अगर वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। मायावती जी को माफ़ी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी नहीं है, दलित समर्थक है और मानव समर्थक है। सारी चीज़ों को देने का काम कर रही है। आज डॉक्टर अंबेडकर के सपने को पूरा करने, उनके मिशन को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की में केंद्र की सरकार मोदी जी की, प्रदेश में योगी जी की सरकार पूरा करने का काम कर रही है अंबेडकर के मिशन को। इन्होंने केवल अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई, अंबेडकर की एक बात नहीं मानी। और आज वही मायावती जी, वो खुद, मैं कह रहा हूँ, वो घनघोर जातिवादी हैं, और वो अपनी जाति के लोगों को भी पसंद नहीं करती। दलित समाज के लोगों को तो छोड़ दीजिए। 9 अगस्त 2008 को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में, जो अब वो मैदान इस समय काशीराम ओपन स्मृति बना हुआ है, उसमें उन्होंने एक रैली की थी जिसमें उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री रहते हुए कि मैं अपनी उम्र से 18 साल कम अपनी बिरादरी के एक व्यक्ति के नाम, लड़के के नाम, मैं अपनी पार्टी की वसीयत कर रही हूँ। जब तक मैं जिंदा रहूँगी तब तक मैं पार्टी के अध्यक्ष, मेरे ना रहने पे वो हमारी बिरादर का व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा। यानी कोई दूसरा व्यक्ति उनकी बिरादरी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो कौन जातिवादी है? पासी, चमार, धोबी, धानु, कोरी, खटिक, मुसहर, अन्य दलित जातियाँ, एससी और एसटी, वो जो बचे और लोग, एक व्यक्ति को जिनको वसीयत किया उनको छोड़कर कोई उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। क्यों उनका झंडा ढोएगा? तो दलित विरोधी तो वो खुद हैं।
डॉक्टर अंबेडकर के नीति की विरोध तो वो खुद करती हैं, खुद जातिवाद का सम्मेलन करती हैं, खुद जाति सम्मेलन करती। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था जाति विहीन शोषण विहीन जाति की स्थापना करना ये मेरा मिशन है। मायावती जी जस्ट उल्टा काम करने का काम कर रही, इसीलिए उनका साथ दलित समाज के लोगों ने छोड़ दिया। वो लोग बीजेपी के साथ हैं, उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जिन दलितों के पास आवास नहीं थे आवास मिल रहे हैं, शौचालय नहीं थे शौचालय मिल रहे हैं, घर में खाने को नहीं था उनको मुफ्त में राशन मिल रहा है, उनको रोजगार मिल रहा है। प्रत्येक बैंक से एक शेड्यूल कास्ट को कल कारखाने का मालिक बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देकर के उनको कल कारखाने का मालिक बनाना, उद्योगपति बनाना। 1,36,000 देश के अंदर बैंकें हैं और उनको 2023 तक के समय दिया है, बैंकों को और टाइम दिया है, योजना को बढ़ाया है। यानी 1,36,000 दलित समाज के लोगों को उद्योगपति बनाने का सपना उतारना ज़मीन पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। कभी मायावती जी सपने में नहीं सोच सकती जो भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की, मोदी जी की सरकार दलितों के लिए कर रही है, वो कभी सोच ही नहीं सकती। खुद वो दलित विरोधी हैं और वो ब्लेम गलत लगा रही हैं क्योंकि दलित समाज के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। आज वो बीजेपी में कमल का बटन दबाने का काम कर रहे हैं। आपके पुराने सहयोगी आपका साथ छोड़ रहे हैं, राजभर और अखिलेश के जो गठबंधन हुआ है, तो उन दोनों कैसे लेते हैं? अखिलेश जी और राजभर जी ने करा है अगला चुनाव साथ लेंगे, राजभर जी कहते हैं कि हम अखिलेश जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन 2019 में हुआ लोकसभा के चुनाव में, जो बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। इनके बेस वोट हैं। वो गठबंधन भी उत्तर प्रदेश में हार गया बीजेपी के सामने। 80 में 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी के अलायंस जीता और मात्र ये जो है एक कांग्रेस जीती और 15 सीटें जो है 5 सपा और 10 बीएसपी सीटें जीती। गठबंधन टूट गया। अब इससे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। ये आम जनता में इसकी शोहरत है, प्रचार है। आम जनता ने मान लिया कि ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे और बीजेपी को ही सत्ता में लाना है, क्योंकि ये सारी सुविधाएं लेनी है तो बीजेपी को सत्ता में रहना है। ये आम गरीब आदमी में, किसानों में, मजदूरों में, नौजवानों में, महिलाओं में ये बात पूरी तरीके से प्रचारित है, उनके दिल में बैठी हुई है और इसलिए सब लोग फिर से बीजेपी की सरकार बनाएंगे, चाहे एक ही सीट बढ़े। पिछले बार 325 जीते थे, इस बार हमारा ऐलान चाहे एक ही सीट बढ़ा के 326 ही सीटें जीते, मगर बढ़ करके सीटें जीतेंगे। और सपा बसपा जो लोग भी बोल रहे हैं, चाहे मायावती जी हों चाहे अखिलेश जी, उनके और उनके गठबंधन के चक्कर में जनता फंसने वाली नहीं है। उनके साथ जो भी अलायंस कर रहे हैं उनका बेस वोट को फ़ायदा मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, इसलिए उनका वोट भी कमल पे ही दबेगा। प्रियंका गांधी ने बड़ा दांव खेला है, उन्होंने कहा है हम 40% जो टिकट है वो महिलाओं को देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उनका कोई दांव नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में 33% आरक्षण ऑलरेडी पहले से, आरक्षण नहीं भागीदारी, हिस्सेदारी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी मूल पार्टी में जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, युवा मोर्चा या अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, जितने भी प्रकोष्ठ हैं, जितने भी मोर्चे हैं, उन सब में 33% जो भी पद हैं उनमें महिलाओं की ऑलरेडी पहले से उनको पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है ऑलरेडी पहले से। और इस बार लोकसभा के अंदर 78 महिलाएं लोकसभा में सबसे ज़्यादा जीत करके आई हैं, पार्लियामेंट के मेंबर बनी हैं। कांग्रेस का या प्रियंका जी का जो सोचती हैं ये मेरा दांव है, ये कोई गोट है, ये उनकी गोट नहीं है। इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं, ना जनता ना महिलाएं, कोई उनकी इस बात को सुन नहीं रहा। कांग्रेस पूरी तरीके से साफ है। उत्तर प्रदेश में 2-4 सीटें अगर पा जाती है तो बड़ी बात है। किसान आंदोलन कितना बड़ा मुद्दा लगता है आपको अगले चुनाव में? कितना नुकसान करेगा आपको? कोई नुकसान नहीं करेगा। किसान को 6,000 रुपये साल में मिल रहा है। उनकी डीएपी खाद पे आधी छूट मिल रही है। हर खेत को पानी, हर पेड़ को पानी के तहत जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया, जिसके तहत हम उनको फसल का दाम दूना हो, फसल दूना उत्पादन हो। प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। खुद राकेश टिकैत जी जो आंदोलन कर रहे हैं वो बोल चुके हैं एक बार कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं उस कानून के खिलाफ़ हूँ। साफ सा मतलब है कि उनका बटन भी उनके कथनानुसार कमल के निशान पर ही दबेगा। इसलिए किसान जो है
जो सुविधाएं मिल रही हैं, किसानों का दाम बढ़ रहा है, फसल का उनका दाम लगातार बढ़ाया जा रहा है, सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, उनका बटन कमल पर वही दबेगा और निश्चित तरीके से बीजेपी को ही बड़े पैमाने पर वोट करेंगे, वो कोई मुद्दा नहीं है। अयोध्या में दीपोत्सव बहुत धूमधाम से बनाया आपने और ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये गलत हो रहा है, वेस्टेज ऑफ मनी है और सवाल उठा रहा है आपके इस दीपोत्सव पे। विपक्ष को के पास कोई मुद्दा दरअसल में नहीं है। भगवान राम का मंदिर बनने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से लड़ती चली आ रही, कई दशक से लड़ती चली आ रही, और अंत में सर्वसम्मति से कोर्ट ने एक निर्णय किया, सभी धर्म के लोग राजी हुए और वो कोर्ट के निर्णय के बाद वहाँ राम मंदिर बनना है। दीपोत्सव के कार्यक्रम में दीपावली में 9 लाख दिए जलाने थे, लेकिन और लोगों ने बढ़कर के जलाए। 9 लाख लोगों को हमारे उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र में आवास मिल चुके हैं, शहरी में, ग्रामीण में अलग। उन लोगों ने भी हर घर में अपने 2 दीप कम से कम मिट्टी के जलाए हैं। मिट्टी के दीप जलाने से जो मिट्टी का काम करने वाले समाज के लोग हैं उनको काम भी मिला। ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, ये उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो राम के मंदिर का विरोध करते थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने भी उन्हीं का नाम लेना शुरू किया। मायावती जी ने जय श्री राम बोलना शुरू किया, जो बताते थे वहाँ कभी बीजेपी की टॉयलेट बन जाए। केजरीवाल जी जो प्रबल विरोध करते थे अयोध्या से, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करने का काम किया। तो ये जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, ये सब भगवान श्री राम का नाम भी ले रहे हैं। ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। जनता इस चीज़ को समझ रही है कि ये परिपक्व लीडर नहीं है। जनता के काम करने के लिए इनके पास कोई ताकत नहीं है, ना इनके पास कोई विजन है, इसलिए जनता इनको नकार चुकी है। इसलिए ये लोग बहकी बहकी बातें करते हैं। राम मंदिर बनना है, गांव-गांव से लोगों ने चंदा देने का काम किया, सहयोग करने का काम किया है। राम मंदिर बनाने में हर व्यक्ति चाह रहा कि मेरा इसमें सा लग जाए। लोग सहयोग कर रहे हैं उसके लिए, और मैं पूरे देश की जनता इसके लिए खुशी मना रही है। उनका ये बयान बिल्कुल गलत है और आने वाले समय में उनको जनता इसका जवाब देगी चुनाव में। आप बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आखिरी सवाल आपसे कि अगला जो चुनाव आ रहा है, जो 2022 का जो 2-3 महीने में चुनाव है, उसमें आपकी लड़ाई किससे दिखाई दे रही है? अखिलेश से, मायावती से या प्रियंका गांधी से? नहीं, किसी से लड़ाई नहीं है। देखिए, सपा का गठबंधन और बसपा का गठबंधन, ये आपस में दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ेंगे। नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी रहेगी। हर विधानसभा सीट पे उसका वोट बढ़ा है और जनता को ये विश्वास हो गया कि हमको कोई अगर बचा सकता है, हमारी जान के लिए भी अगर कोई सब कुछ न्यौछावर कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 6 MLA, जिसमें 3 मंत्री खत्म हो गए कोरोना के बीच में काम करते हुए। जो सपा बसपा के लोग थे, बड़े लीडर, ये घर से नहीं निकले, केवल ट्विटर पे ट्वीट करते रहे। इनके कार्यकर्ता भी कोरोना से अगर बीमार हुए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जा करके अपनी जान की बाजी लगा के उनको भी बचाने का काम किया, उनकी भी मदद करने का काम किया। आज उनके कार्यकर्ताओं को वोटर का उन पर से विश्वास उठा हुआ है। जो अंधभक्त हैं वही केवल उनके पक्ष में बोलने का काम कर रहे हैं। कुर्बानी दी हमारी पार्टी के लोगों ने, डॉक्टर्स ने, पुलिसकर्मियों ने, सफाई कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर भी सफाई करते रहे। बिजली कर्मियों ने, ये सब लोगों ने, कोरोना वॉरियर्स हैं, सेना के लोगों ने इसमें मदद की पूरी तरीके से। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो जनता को ये पूरी तरीके से भरोसा है, इसलिए उन लोगों ने ये माना कि हमारे बीच में वैक्सीन भी आई हमारी जान बचाने के लिए। अगर हमारे पास खाने के नहीं तो वो भी सुविधा हमारी, भूखों नहीं मरने दिया। मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का काम किया, मुफ्त में इलाज कराने का काम किया। ये इतना भरोसा जनता को है, इसलिए जाते जाते समय पे उनके दल का भी आदमी जाकर के कमल की ही बटन दबाएगा। सपा और बसपा दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। नंबर 1 पे बीजेपी है, हर विधानसभा पे वोट बढ़ेगा और जितनी सीटें जीते थे उससे ज़्यादा सीटें जीतेंगे, चाहे एक ही सीट ज़्यादा जीते। तो ये थे कौशिक किशोर जी। इनका मानना है कि 17 से बड़ी जीत 2022 में भाजपा को मिलेगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए
सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.